ननद लाई भाभी की सौतन। निर्मला ने अपने बेटे विक्रम की शादी कामकाजी सर्वगुण संपन्न ढूंढने के चक्कर में एक सांवली लड़की से करा दी, जो कि विक्रम के सामने चाय कम पानी थी और उसे पसंद भी नहीं थी। गृह प्रवेश के बाद विक्रम हेमा के साथ अपने कमरे में जाता है तो वह उसे दूध का ग्लास पकड़ाती है कि विक्रम गुस्से से दूध के ग्लास को फेंक देता है और कहता है, देखो, मेरे करीब आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो। माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी तुम जैसी लड़की से कराई है। अरे जरा अपने आप को देखो और मुझे देखो, कोई मेल नहीं है। ऐसी काली लड़की को मैं अपनी बीवी नहीं मानता। उसकी ये बात सुनकर हेमा रोते हुए कहती है, विक्रम जी, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा है भी तो आप मुझे एक मौका तो दीजिए अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का। एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये कहकर विक्रम अपना तकिया और चादर लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। गुस्से में अपने भाई को आता देख बहन शिप्रा कहती है, क्या हुआ भाई, तू गुस्से से लाल क्यों हो रखा है? क्या तेरी वजह वो अमावस्या की रात तो नहीं? मेरी परेशानी है, ऑफिस के लोगों को मैं अपनी वाइफ से कैसे मिलवाऊंगा? क्या बताऊंगा उन्हें कि माँ ने मेरी शादी एक सांवली रंग की लड़की से कराई है? मतलब भाई, मेरी तरह तुझे भी वो शिप्रा भाभी पसंद नहीं है। मुझे भी उसे भाभी कहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पता नहीं माँ को उसमें ऐसा क्या दिख गया। जो भी, पर मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मान सकता। भाई, हम दोनों को वो नहीं पसंद, क्यों ना मैं उसे घर से बेघर करने का एक प्लान बनाऊं? हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। तभी दोनों अलग अलग सो जाते हैं। अगले दिन जब हेमा पहली रसोई का खाना बनाती है तो शिप्रा अपने भाई को इशारा कर रसोई में जाकर उसके बनाए खाने में मिर्च नमक ज्यादा कर देती है। कुछ देर बाद जब हेमा उस खाने को अपनी सास को परोसती है तो वह खाकर कहती है, अरे बहू, तूने सब्जी में इतना नमक डाल दिया। हम इतना ज्यादा तेज नमक नहीं खाते। तुझे खाना बनाना आता है या नहीं? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मैंने तो खाने में स्वाद अनुसार नमक डाला है। पता नहीं इतना तेज कैसे हो गया। चल कोई बात नहीं, अब पहली बार था तेरा, इसलिए जाने दिया। आगे से ध्यान रखना बहू। जी माँ जी, आप ये खीर चखिए ना। हाँ, तू ये दे दे। भाई, ये काली भाभी तो बच गई। हमें कोई और तरकीब लगानी होगी। हाँ, ट्राई कर। तभी सब बैठकर नाश्ता कर लेते हैं। कुछ देर बाद शिप्रा पेंटिंग कर रही थी। तभी वो चालाकी करते हुए हेमा को देखती है। वह जैसे ही उसके पास आती है तो अपने पैर से उसे गिरा देती है, जिससे शिप्रा की बनाई हुई सारी पेंटिंग बाकी कलर्स में बिखर कर खराब हो जाती है, जिससे शिप्रा को गुस्सा करने का मौका मिलता है और कहती है, What the hell are you doing भाभी? देखा ना, आपकी वजह से मेरी सारी पेंटिंग खराब हो गई। काम करना नहीं आता आपको तो? पता नहीं माँ भी आपको क्यों उठाकर हमारे पास ले आई। बहू वाले तो मुझे एक भी गुण नहीं दिखाई देते। आपने कभी खाना खराब कर देती हो तो कभी मेरी पेंटिंग। अरे ननद जी, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया ना नंद जी। अब तो आप रहने ही दो, अभी माँ को बुलाती हूँ। माँ, जल्दी आइए। देखिए, इन्होंने मेरी इतनी देर से बनाई मेहनत पर कलर फेर दिए, मेरी पेंटिंग खराब कर दी। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है? माँ, भाभी ने पेंटिंग खराब कर दी मेरी। अरे तो तू भी तो ऐसी है, देख कितनी जगह रंग फैला कर रखे हैं। तेरी गलती है इसमें। मेरी बहू को कुछ मत कहना, समझी? एक तो पता नहीं पेंटिंग क्यों करती रहती है। शादी की उम्र हो रही है। बहू तू परेशान मत हो, जाकर घर के काम कर। जी माँ जी। माँ ने फिर से इस काली भाभी को बचा लिया, पर दोबारा नहीं बचा पाएगी। तभी हेमा यहाँ से जाकर घर के कामों में लग जाती है। इस तरह वक्त गुजरता है। हेमा एक सर्वगुण संपन्न बहू की घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। वहीं विक्रम उससे जुड़ा हुआ रहता था और नंद उसे घर से बेघर करवाने के अलग अलग पैतरे आजमाती थी, पर हमेशा हेमा अच्छी किस्मत के कारण बच जाया करती थी। शिप्रा अपनी काली भाभी को पोछा लगाते हुए देखकर कहती है, ये तरीका काम करेगा। सॉरी माँ, पर आपको थोड़ी सी तकलीफ पहुँचानी पड़ेगी मुझे। तभी हेमा पोछा लगाकर चली जाती है, पर शिप्रा फर्श पर थोड़ा पानी बिखेर देती है, जिससे निर्मला फिसल जाती है। अरे अरे, मर गई। अरे मार डाला बहू, तूने कैसा पोछा लगाया है? हाँ। अरे माँ, आप यहाँ कैसे गिर गई? मैं तो अभी पोछा लगाकर गई हूँ, वो भी 2 बार। उठिए। हेमा सास को कमरे में ले जाकर झंडू बाम लगा देती है और शिप्रा का प्लान फेल हो जाता है और विक्रम से कहती है, भैया, जब से वो आई है मैंने हर कोशिश कर ली, पर किसी ना किसी तरीके से बच जाती है और माँ भी उसे ज्यादा कुछ कहती नहीं है।
क्यों ना मैं आपकी शादी अच्छी सी लड़की से करवा देती हूँ। अपनी सौतन देखकर ये काली भाभी खुद भाग जाएगी। ठीक है, अब इसकी सौतनी लाऊंगा। कुछ दिनों में विक्रम मोहिनी नाम की लड़की से सोशल मीडिया ऐप पर डेटिंग करने लगता है। उससे मुलाकात करके चटमंगनी पटब्याह कर लेता है, फिर उसे घर में ले आता है। ये देखकर सास और हेमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रोते हुए हेमा कहती है, विक्रम जी, आपने मेरे साथ क्या किया? आप मेरी सौतन ले आए मेरे होते हुए। हाँ, ले आया। यह बात तो तुम पहले दिन से जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। विक्रम, तुझे शर्म नहीं आती बहू के साथ ऐसा करते हुए? मुझे माफ कर दे बहू, कमी तो मेरे बेटे में ही है। आप सबकी रामायण के आंसू बह गए हैं तो मेरा वेलकम भी कर लीजिए, या यूं ही आ जाऊं? आफ्टर ऑल अब मैं ही बहू हूँ इस घर की। मेरी ब्यूटीफुल गोरी चिट्टी भाभी, मैं हूँ ना, मैं आपका वेलकम करती हूँ, जितना इस काली का भी नहीं हुआ होगा। तभी सब अपने कमरे में चले जाते हैं और शिप्रा अपनी नई भाभी का गृह प्रवेश करती है। कुछ दिनों बाद मोहिनी अपने रंग दिखाने लगती है। वहीं मोहिनी और शिप्रा मिलकर हेमा से घर का सारा काम करवाते हैं, खुद कुछ भी नहीं करते। एक दिन विक्रम के कमरे का एसी खराब हो जाता है तो मोहिनी कहती है, ओह माय गॉड, इतनी देर हो गई मुझसे, अब और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। विक्रम, एसी ठीक करवाओ वरना नया एसी लगवाओ। तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा, जानते हो ना मेरा काम थोड़ा धीरे चल रहा है। तो मैं क्या करूं जब मेरा खर्चा नहीं उठा सकते? तुम मुझसे शादी क्यों की तुमने? परसों ड्रेस के लिए बोला मैंने, वो भी तुमने मना कर दिया। तुम्हारी वजह से पार्टी में मैं पहले की ड्रेस पहन कर गई, पता भी है मेरी कितनी बेइज्जती हुई। थोड़ा सब्र कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब और नहीं। काम ठप होने के कारण घर में थोड़ी गरीबी छा जाती है, जो कि मोहिनी से सहन नहीं हो रही थी। और एक दिन वो कहती है, बस अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती, ये गरीब खाना है। मुझ जैसी अमीर लड़की इस घर के लिए नहीं बनी। अच्छा हुआ इस बुढ़िया ने तुम्हारी शादी उस लड़की से कराई जो इस घर में रह सकती है। मोहिनी भाभी, जुबान पर लगाम लगा दीजिए। आप मेरी माँ को ऐसे नहीं कह सकती। तुम्हारी असलियत बताऊं सबको कि मुझे इस घर में लाने वाली तुम और विक्रम ही है। क्या शिप्रा, तू मेरी बेटी होकर हेमा के लिए सौतन लेकर आई? अपने भाई का घर तू ही तोड़ना चाहती थी ना? और विक्रम, तू बहू ने इस घर को अपना समझकर कितना काम किया, सबका इतना ख्याल रखा, और बदले में तूने क्या दिया? हेमा, अपने पति को तुम ही डिजर्व करती हो। मैं तुम्हारी तरह यहाँ नौकरानी बनकर काम नहीं कर सकती। पता नहीं कैसा पति है जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता। जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारी जैसी पत्नी नहीं चाहिए जो घर के किसी सदस्य की इज्जत न कर सके। हेमा, माफ कर दो मुझे, आज तुम्हारी कदर समझ आ गई मुझे। भाभी, मैंने आज तक आपको बहुत परेशान किया, उन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं भाभी। अरे अरे, आप दोनों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे अपना लिया, यही काफी है। अंत भला तो सब भला। पावर पीपल। ऐसा कहकर मोहिनी अपना बैग उठाकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। हाय रे, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। कल रात थक ही गई, बहुत ही ज्यादा थक गई। माँ जी, अगर आपके पैरों में ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अरे आ, जल्दी आ और मेरे पैरों में तेल लगाकर अच्छे से मालिश कर दे। अनीता अपनी सास के पैरों में तेल लगाकर मालिश करने लगती है तो वहीं उसकी बहू रेखा उसके लिए दही पराठे का नाश्ता बनाकर ले आती है। ये लीजिए माँ जी, नाश्ता कर लीजिए। सुष्मिता नाश्ता करने लगती है। देखते ही देखते सुबह के 11 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक नेहा, मेघा और पारुल नींद से नहीं जागती। अरे देखो तो जरा, सुबह के 11 बज गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी तीनों जेठानियां नींद से ही नहीं जागी हैं। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन हम इसके बारे में कह भी क्या सकते हैं माँ जी से? माँ जी ने जेठानियों को ढील जो इतनी दे रखी है। तभी ये सारी बातें सुष्मिता पीछे से खड़े होकर सुन लेती है, जिसके बाद वो अपनी तीनों बहुओं के खिलाफ सुनकर नाराज हो जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहुओं के बारे में ऐसे बातें करोगी? अरे अपनी औकात में रहो, तुम उन तीनों का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। ऐसा कहकर सुष्मिता वहाँ से चली जाती है। इस बात का अनीता और रेखा को बहुत बुरा लगता है। आखिर माँ जी हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? हमने हमेशा उनकी सेवा की, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। इस पूरे घर की जिम्मेवारी भी हम दोनों पर ही है। सारी बात यही है कि हम दोनों बहुत ज्यादा गरीब हैं और हमारे मायके से त्योहारों पर हमारे लिए कुछ भी नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ हमारी जेठानी इतनी अमीर है और उन्होंने आते ही इस पूरे घर को पैसों से हरा भरा कर दिया है।
ये सब छोड़ो बहन, चलो घर के कई सारे काम पड़े हैं और हमें सारे काम निपटाने हैं। दोनों देवरानियां घर के सभी काम निपटाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों की जेठानी आराम से अपनी पूरी नींद लेने के बाद नींद से जागती है और तैयार होकर अपनी सास के पास आ जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ बैठी हो, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। हाँ माँ जी, हम सोच रहे थे क्यों ना आज हम सभी शॉपिंग पे चले। लेकिन बहुओं, तुमने अभी ही तो कुछ दिन पहले कितने सारे नए कपड़े खरीदे थे और कितने कपड़े तो तुम्हारे केवल एक ही दिन के पहने हुए हैं। ओहो माँ जी, अभी ये कैसी बातें कर रही हो। अगर हम एक कपड़े को पहनने के बाद उसे दोबारा पहनेंगे तो हमारी शान में कमी नहीं आ जाएगी। और फिर आप तो जानती हो हम तीनों कितने अमीर घराने से हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन नए कपड़े खरीदने क्यों हैं? क्योंकि मेरे भाई की शादी है और हम सभी को एकदम महंगे और हाई फाई कपड़े चाहिए। और हम तीनों चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह अमीरों वाले कपड़े पहनकर बिल्कुल अमीरों की तरह दिखाई दे। पारुल, मेघा और नेहा तीनों अपनी सास को अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए ले जाती हैं, जिसके बाद वो ढेर सारे कपड़े खरीद कर घर आती हैं। घर आने के बाद वो तीनों अपनी एक दिन के पहने हुए नए नए कपड़े अपनी देवरानियों के पास लेकर जाती हैं और उनसे कहती हैं, तुम दोनों के पास तो कपड़े ही नहीं है सही से पहनने के लिए। ये लो, इन कपड़ों को पहन लेना। ये लो मेरी साड़ियाँ, अगर तुम्हें पहनने का मन करे तो पहन लेना, नहीं तो इन्हें साफ सफाई के काम में लगा लेना। अरे बाप रे बाप, इतनी महंगी साड़ी का आप साफ सफाई के काम में लगाने के लिए कह रही हो? इतनी महंगी साड़ी तो मैंने कभी देखी भी नहीं। ऐसे मेरी ही साड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं, मैं इन साड़ियों को पहन लूंगी। हाँ, हमें इन दोनों से यही उम्मीद थी। खैर छोड़ो माँ जी, शाम को तैयार हो जाना, आप हमारे साथ चलना है। अरे वाह, आप सभी लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, तुम्हें पता ही नहीं होगा, दरअसल मेरे भाई की शादी है, हम सभी वहीं जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, फिर तो हमें भी वहीं चलना चाहिए। क्या कहा? तुम्हें भी चलना चाहिए? अरे अपनी शक्ल देखिए, तुमसे ज्यादा तो हमारे घर के नौकर अमीर होते हैं। हाँ, सही कहा, हमारे घर के नौकर भी ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तुम्हारी तरह ये फटे चरो वाले कपड़े कोई नहीं पहनता, और तुम इन हालातों में तो हमारे घर पर जा ही नहीं सकती। ऐसा कहने के बाद वो तीनों अपने कमरों में तैयार होने के लिए चली जाती हैं, जिसके बाद रेखा और अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आखिर क्यों हमारी जेठानियाँ हमें इतना बुरा भला कहती है? आप तो उन्हें कुछ कहती ही नहीं। माँ जी, हम पांचों आपकी ही बहू हैं, लेकिन आप केवल अपनी अमीर बहू को ही प्यार करती हो, हम दोनों से आपकी क्या दुश्मनी है? अरे तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहना। मेरी बहुओं ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। और फिर तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम उस शादी में जाओगी भी तो उसके भाई को क्या तोहफे में दोगी? तुम्हारे पास तो 10 रुपए भी नहीं है, तोहफा क्या खाक दोगी? सुष्मिता अपनी दोनों छोटी बहू को बहुत ज्यादा बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। उस दिन रात भर रेखा और अनीता अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर रोती रह जाती हैं। जैसे ही अगले दिन सवेरा होता है, दोनों की जेठानियां अपने नए नए ब्रांडेड कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती हैं। अरे वाह, हमारी जेठानियां तो इन महंगे कपड़ों को पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज ये लोग हमें भी लेकर जाते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इनकी अमीरी के जलवे देखने से अच्छा है कि हम अपने घर की दाल रोटी ही खा लेंगे। ऐसा कहने के बाद अनीता और रेखा दोनों अपने अपने कामों में लग जाती हैं, जिसके बाद सुष्मिता अपनी तीनों अमीर बहनों के साथ चली जाती है। शादी के फंक्शन में सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी नेहा, मेघा और पारुल की कुछ सहेलियां उनके पास आकर उनसे कहती हैं, नेहा, मेघा, पारुल, आखिर तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम जब देखो अपनी इस बूढ़ी सास को अपने साथ हर जगह ले आती हो। आहिस्ता बोल, कहीं वो सुन न ले। ओहो, तुम्हें क्या डर लगता है तुम्हारी सास से? तुम गलत समझ रही हो, हमें अपनी सास से कोई डर नहीं लगता, बल्कि हम तो उस दिन का मौका देख रहे हैं जिस दिन हम अपनी इस बूढ़ी सास की प्रॉपर्टी के सारे पेपर अपने नाम करवा लेंगे, और उसी दिन मैं अपनी दोनों गरीब देवरानियों और अपनी सास को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अरे वाह, क्या खुराफाती दिमाग पाया है। बेचारी उस बुढ़ी सास और तुम्हारी उन देवरानियों को तुमसे
भला राम ही बचाए। वो आपस में बातें करके खिलखिला रही होती हैं। तभी ये सब सुष्मिता छुपकर सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, मैंने जितना इन्हें अपना समझा, इन्होंने तो उतना ही मेरे पीठ में पीछे छुरा घोंप दिया। लेकिन अब मैं ये और सब नहीं होने दूंगी। मुझे इन तीनों को अच्छा सबक सिखाना होगा। सुष्मिता पार्टी छोड़कर वापस अपने घर लौट आती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों गरीब बहुओं को अपने पास बुलाती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहुओं। तुमने हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचा और अपनी जेठानियों के हो रहे जुल्मों को झेला। ऊपर से मैं भी उनके बहकावे में आकर हमेशा तुम्हें ये ताने दिया करती थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? आप हमारी माँ जैसी हो। हाँ माँ जी, हमें आपसे कोई मनमुटाव नहीं है। ये सुनकर सुष्मिता खुश होती है, जिसके बाद वो अपने दोनों गरीब बहुओं के कान में कुछ फुसफुसाती है। लेकिन माँ जी, ऐसा करने से पहले आप थोड़ा सोच लो। तू चिंता मत कर बहू, मैंने सब कुछ अच्छे से सोच लिया है। सुष्मिता अपना पूरा घर और सारी जायदाद अपनी दोनों गरीब बहुओं के नाम कर देती है। जैसे ही मेघा, नेहा और पारुल फंक्शन से वापस घर लौटती हैं, तो वो दोनों अपनी देवरानियों के ऊपर हुक्म चलाने लगती हैं। बस बहुत हुआ, अब तुम इन दोनों को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आज से ये दोनों तुम्हारे बराबर की हैं। जितना तुम्हारे पास है उससे कहीं ज्यादा इनके पास है। मैंने सब कुछ अपना इन दोनों के नाम कर दिया है। ये सुनते ही उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन माँ जी, हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ, तुम तीनों के असली प्लान के बारे में बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। अगर इस घर में रहना है तो मेरी हर एक बात माननी होगी और अपनी देवरानी को अपने बराबर समझना होगा, नहीं तो तुम तीनों इस घर से जा सकती हो। सुष्मिता की बात सुनते ही उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो तीनों अपनी दोनों देवरानियों के साथ मिल बैठकर रहने लगती हैं। अब वो पांचों एक ही परिवार में एक ही घर में खुशी खुशी रहती हैं।